नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। यूपी में पहले चरण की 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होना है। कई दिनों के चुनावी शोरगुल के बाद प्रत्याशियों ने इस बार डोर टू डोर प्रचार किया। हालांकि अंतिम दिन चुनाव प्रचार थमने से पहले उम्मीदवारों की प्रचार गाड़ी मतदाताओं के पास ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिए पहुंची। यही उनकी कोशिश दिखाई दी। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में मतदान होना है। और आज हम 58 सीटों में से सबसे हॉट सीट्स की करेंगे बात। इन सीट्स में बागपत, कैराना, सरधना, नोएडा, थाना भवन, मथुरा सीट के समीकरण क्या कुछ कहते हैं और इन सभी सीटों पर किस पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है, ये भी बताएंगे, क्योंकि ये वो सीटें हैं जिन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। बात अगर कैराना सीट की हो तो ये सीट पलायन के मुद्दे को लेकर हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। बागपत सीट पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है। किसानों को इस सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा देखने को मिला है। सरधना विधानसभा सीट का जिक्र करें तो किसी दल का यहां ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन इस सीट से बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार संगीत सोम विधायक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा सीट भी बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा इसी सीट से विधायक है। और बात करें नोएडा की तो ये सीट भी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक। यहां से विधायक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, जिनके खिलाफ है सुनील चौधरी। ऐसे में कौन किस पर रहेगा भारी, करेंगे बात। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। तो चलिए हॉट सीट्स में सबसे पहले बात करेंगे नोएडा सीट की। वेस्ट यूपी की नोएडा सीट सबसे ज्यादा हॉट बनी हुई है। उसकी वजह है केंद्रीय रक्षा मंत्री और मोदी सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये चार चेहरे आपके सामने जिनके आपस में है कड़ी टक्कर। बीजेपी की तरफ से पंकज सिंह, सपा की तरफ से सुनील चौधरी, पंकड़ी पाठक कांग्रेस ने यहां से उतारी है और कृपाराम शर्मा बसपा प्रत्याशी। इस तरह से ये नोएडा का समीकरण आपके सामने। नोएडा सीट पर पंकज सिंह का मुकाबला सपा के सुनील चौधरी से है, जो पंकज सिंह को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस सीट को लेकर भाजपा की बेचैनी इसी बात से समझी जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने पंकज को जीत दिलवाने की खातिर यहां पर बाकायदा डेरा डाला हुआ है। और ऐसे में इनकी मेहनत किस हद तक रंग ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। कांटे की टक्कर यहाँ पर सीधे तौर पर पंकज सिंह वर्सेस सुनील चौधरी। जी हाँ, इन दोनों चेहरों के बीच। हालांकि सुनील चौधरी लगातार 2 बार यहाँ पर पहले हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने सुनील चौधरी पर विश्वास जताया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या इस बार वो विश्वास पर खरे उतर पाते हैं या फिर नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं कि 2012 और 2017 में नोएडा विधानसभा सीट पर किसे जीत मिली थी। ग्राफिक्स के माध्यम से ये देखिए आपके सामने। बीजेपी के महेश शर्मा ने यहां पर 2012 में जीत दर्ज की थी। बीजेपी का यहां पर परचम लहराया था महेश शर्मा के दम पर। साल 2012 में बीएसपी के ओमदत्त शर्मा को 27,000 वोटों से उन्होंने ये हरा दिया था। बसपा प्रत्याशी को करना पड़ा था हार का सामना। जबकि 2017 बीजेपी के खाते में एक बार फिर गई। बीजेपी के पंकज सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की 2017 में। और सपा के सुनील चौधरी को 1 लाख वोट से पंकज सिंह ने हराया था। इस लिहाज से यह सीट हो जाती है बेहद महत्वपूर्ण। और आइए इन सीटों के समीकरणों की करते हैं बात। किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ एडिटर इन चीफ अशित कुणाल जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। न्यूज डायरेक्टर हमारे एसएन द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। पॉलिटिकल एडिटर हमारे अखिलेश मिश्र, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर सुनील कौशिक भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो अभी इस समय बात हो रही है नोएडा विधानसभा सीट की। ऐसे में कौशिक साहब क्या लग रहा है, नोएडा की सीट पर इस बार किसका सिक्का
तड़का जमेगा। 2 बार से सुनील चौधरी यहां हारते आए, लेकिन एक बार फिर से सपा ने उन पर विश्वास जताया। ऐसे में पंकज सिंह को इस बार किस हद तक वो कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखो शिल्पा, समझना पड़ेगा यहाँ की नोएडा की राजनीति को, क्योंकि जो वर्चस्व काम है वो महेश शर्मा जी का वर्चस्व यहाँ पे कायम है। और पिछली बार जब टिकट की बात आई थी 2017 की बात की जाए तो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि बड़ा ऊहापोह की स्थिति थी और अंतिम समय में पंकज जी को यहाँ से टिकट दिया गया। गाजियाबाद से पंकज जी लड़ेंगे या नोएडा से लड़ेंगे, और महेश शर्मा जी नहीं चाहते थे कि नोएडा से पंकज जी लड़ें। एक दूसरा कोई इस तरीके से पॉलिटिकल लीडर यहाँ डेवलप हो नोएडा में, उस तमाम तरह की चर्चाएं उस समय थी। और आज की स्थिति भी यदि आप देखें तो योगी जी ग्रेटर नोएडा तक आते हैं, गाजियाबाद तक आते हैं, लेकिन नोएडा वाली विधानसभा सीट पर योगी जी नहीं आते हैं। दिनेश शर्मा जी की बात की जाए या तमाम ऐसे चेहरे, मैं बड़े लीडर की बात करूं तो मुझे लगता है कि नोएडा में नहीं आ रहे हैं वो। तो ये कम से कम मुझे दर्शाता है कि आज की स्थिति में भी जो एक कह सकते हैं गुटबाजी बीजेपी में जो सुनाई देती है पीछे के पर्दे से, वो मुझे लगता है कि नोएडा पे भी हावी है। एक ऐसा, राजनाथ सिंह स्वयं नहीं आए हैं अभी इस पर, तो ये जो दिख रहा है कि वास्तव में महेश शर्मा जी अंदर से चाहते कि नहीं चाहते, और तमाम वहां लीडरों से बात की जाए तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से कह दूं कि महेश शर्मा नहीं चाहते कि यहाँ पे पंकज जी चुनाव जीत के जाएं। दूसरी बात, प्रियंका गांधी ने बड़ा यहाँ 2 बार यहाँ आना हुआ। पंकज पार्टी अभी से नहीं लड़ रही है, मुझे लगता है 1 साल से चुनाव की तैयारी कर रही है और बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ कि उनको टिकट मिलेगी। लेकिन जो पंखुड़ी पाठक जी का जो सिस्टम है हर सेक्टर वाइज, वो पहले से ही 1 साल से लगभग सब जगह से अपना नेटवर्क, अपने लोगों की बात कह चुकी हैं, लोगों के बीच जा चुकी हैं। और ये बिल्कुल पंकज जी से, जब पंखुड़ी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं टिकट मुझे मिलेगी। तो जो व्यक्ति प्रत्याशी 1 साल से तैयारी कर रहा है, और प्रियंका गांधी ऐसी जगह गई जहां लगता है कि कांग्रेस समझती है कि वो हमारा ही वोट बैंक है, उन झुग्गी झोपड़ियों में गई। अब कोई वीआईपी इलाके में प्रियंका गांधी नहीं गई, तो ये समझ नजर आ रही है। अशित कुणाल जी, आपका विश्लेषण इस पर क्या है? देखिए, नोएडा जाहिर तौर पर एक हॉट सीट है। उसका कारण है कि नोएडा एक लैंडमार्क के तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जाना जाता है, इसलिए लोगों की नज़रें ज़रूर रहती है। और बड़ी संख्या में लोग, उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी नोएडा आते हैं, रहते हैं, और उनका किसी न किसी तरीके से वास्ता नोएडा से रहता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ काम करते हैं, रहते हैं, तो जाहिर तौर पर नोएडा को लोग जानते हैं, इसलिए जानना चाहते हैं कि नोएडा का क्या समीकरण है, इसलिए हमने इसको हॉट सीट के तौर पर चुना है। मेरा अपना मानना है, और अगर बीजेपी की नज़रिए से देखें, बीजेपी की जो A1 कैटेगरी की सेफ सीटें होती हैं उसमें नोएडा हमेशा से रहता है। और उसका कारण है कि जो इसका कॉम्पोजिशन, एक डेमोग्राफी है, अर्बन डेमोग्राफी है, वो बीजेपी को सूट करता है। इसीलिए बीजेपी का अपना भी खुद का जो आकलन है वो ये है कि A1 कैटेगरी की सीट है उनकी, यानी वो सीट जो उनकी सेफ सीट वो मानते हैं। और खुद गठबंधन के नेताओं को भी लगता है कि ये सीट, उनसे अगर आप बात करिए ऑफ रिकॉर्ड, तो उनको लगता है कि ये मुश्किल है। उसका कारण है कि यहाँ ज़्यादातर माइग्रेंट लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी, जिसमें अलग अलग जगह के लोग आके रहते हैं, और लार्जली बीजेपी का इन्फ्लुएंस उनमें रहता है। और ये यहीं की बात नहीं है, पूरे देश में जो अर्बन एरियाज हैं, इस तरह के जो अर्बन क्लस्टर्स हैं, वो बीजेपी को सूट करते हैं। चाहे आप बनारस की बात कर लीजिए, कानपुर की करिए, लखनऊ की करिए, जो अर्बन पॉकेट्स होते हैं वो बीजेपी को सूट करते हैं। और नोएडा एक लार्जली अर्बन क्लस्टर है, हालांकि गांव वगैरह हैं उसमें। तो मुझे लगता है यहाँ पर जीत का मार्जिन भी पिछली बार काफ़ी था। जो बीजेपी के लोग हैं वो दावा करते हैं कि हम तो, हमारी लड़ाई हम हमारी खुद से है, हम तो मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है, पंकज सिंह लड़ रहे हैं और राजनाथ सिंह नहीं आए यहाँ प्रचार करने, इस बात का भी जिक्र आया। बीजेपी ने एक ये किया था कि एक परिवारवाद को मुद्दा बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, चूंकि अखिलेश यादव उसको रिप्रेजेंट करते हैं, परिवारवाद को। इस कारण बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम ज्यादा परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, नेताओं के बच्चों को टिकट नहीं देंगे। यही कारण था रीता बहुगुणा जोशी को मना कर दिया गया था, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। मगर पंकज सिंह उन चुनिंदा एक्सेप्शंस में हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। राजनाथ सिंह या बहुत हाई प्रोफाइल लोग यहाँ प्रचार इसलिए करने नहीं आ रहे हैं ताकि बीजेपी का जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है परिवारवाद का, कहीं ना कहीं वो बिखर न जाए, इसीलिए पंकज सिंह को आइसोलेशन में चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये भी कारण है। मेरा अपना मानना है कि काफी चुनाव तो इंटरेस्टिंग होता ही है। ठीक है, अखिलेश मिश्र, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये नोएडा की सीट दरअसल ऐसी है कि जो दोनों इलाकों से मिलती है, ग्रामीण इसमें वोटर्स भी हैं और शहरी वोटर्स भी हैं। और पंकज सिंह के लिए इसलिए थोड़ा सा जरूर पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीत हार का सीधा असर जो है राजनाथ सिंह भी पड़ेगा। पुत्र चुनाव लड़ रहा है, लेकिन फैसले का असर
उसके पिता पे पड़ेगा। देखिए, चुनाव जो जनता के बीच में लड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सुनील सिंह जाते हैं लोगों के बीच में, वो कहते हैं कि जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये सोसाइटी के लोग हैं, आप मुझे बता दीजिए किसके पास पंकज सिंह का नंबर है। पिछली बार पंकज सिंह से पिछले 5 वर्षों में किसने बात किया है? तो चुनाव थोड़ा सा वो जमीनी स्तर पे लड़ने की बात करते हैं। और ये जब वो पूछते हैं कि भाई बताइए पंकज सिंह का मोबाइल नंबर किसके पास है, कितने लोगों से मुलाकात हुई है, तो वो लोग जाहिर तौर पे कहते हैं कि नहीं है। तो वो एक उनको लगता है कि ये एक ऐसा कनेक्ट है जो हम पब्लिक के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो देखिए, बड़े नेताओं का होना अलग बात है। जो आपने कहा पंखुड़ी पाठक भी शहरी इलाकों में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, इसका भी असर पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी, बीएसपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जरूर पंकज सिंह के लिए सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन जिस ढंग से दूसरे प्रत्याशी उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राजा पुत्र बता रहे हैं, उसका काउंटर भी हालांकि पंकज सिंह दे रहे हैं। लेकिन चुनाव जरूर जो है इस तरह लड़ा जा रहा है कि किसी के लिए बहुत सेफ सीट नहीं है और कुछ भी हो सकता है। इसमें एक चीज मैं बता दूं, चूंकि जो कृपाराम शर्मा बसपा से लड़ रहे हैं, हाँ। वो कांग्रेस के ही नेता थे और उन्होंने बड़े लंबे समय से यहाँ तैयारी की थी कांग्रेस से लड़ने की। मगर 2 फैक्टर थे। एक तो ये प्रियंका गांधी ने जो ऐलान कर दिया था कि 40% सीट्स या कुछ हम महिलाओं को लड़ाएंगे, उस कारण से नोएडा आ गया। दूसरा पंखुड़ी पाठक कहीं ना कहीं एक यंग और ग्लैमरस फेस है, तो उनको लगा कि अर्बन एरियाज में जो है वो जल कर जाएंगी। कृपाराम शर्मा का अपना जो एक मजबूत नेता है, वहाँ कांग्रेस के रहे हैं, उन्हें टिकट जब नहीं मिला तो वो बसपा में गए। उनके ग्रामीण इलाकों में, जैसा अखिलेश जी बता रहे थे कि नोएडा के अंदर गांव काफी बड़ी संख्या में है, उन गांव में उनका अपना दखल है, उनके अपने जान पहचान है, तो उसका फर्क साफ तौर पर मिलता है। तो कृपाराम शर्मा कहीं ना कहीं जो है वो इन चुनावों को प्रभावित करेंगे, एक मजबूत कैंडिडेट। लेकिन कुणाल जी, ये जो अभी सुनील जी कह रहे थे ना, करीब करीब 1 वर्ष पहले से जिस तरह से पंखुड़ी पाठक फुट पे आके लड़ रही थी, ये साफ था कि पंखुड़ी पाठक ही चुनाव लड़ेंगी, इसमें किसी को संदेह नहीं था। अगर कृपाराम शर्मा अंतिम समय तक भ्रम में थे तो और जनता के ये बात गले के नीचे नहीं उतरेगी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी भी जुड़े हुए। मलिक साहब, आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या विपक्ष मजबूत होता हुआ या फिर यहाँ बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है? एंटी इनकम्बेंसी भी इसे कहा जा सकता है, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, मेरा मानना ये है कि कुणाल जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ती और जीतती भी रहती है। लेकिन हमें इस बार ये देखना होगा कि जिस प्रकार तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह बाए खड़े हैं, उसमें आप भी जानते हैं कि रसोई की गैस महंगी हो गई है, तमाम महंगाई, तमाम अन्य महंगाई हो गई है। जो यहाँ पे नोएडा की हम बात करते हैं, तमाम क्षेत्रों से आने वाले यहाँ पे रोजगार के, छोटे रोजगार, बड़े रोजगार के लोग रहते हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। दूसरा, एक एंटी कॉम्बेंसी भी पड़ेगी। जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि कई लोग कहते हैं क्या आपके पास विधायक का नंबर है क्या। दूसरा, एक मैं अंदर की बात कहता हूँ कि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे राजनाथ जी नहीं आ रहे हैं या कोई हाई प्रोफाइल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आ रहे हैं, हाँ। कि माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी लड़ाई भी है जो एक रुद्र रूप ले चुकी है, जिसमें आप देखेंगे कि 2 ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, जो इंटरनल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि राजनाथ सिंह को कमजोर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। अगर पंकज सिंह हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, बीजेपी के लिए यानी कि अच्छे संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्ट्रेट फाइट इसे नहीं कहा जा सकता है, काफी टफ फाइट यहाँ पर उसे मिलने वाली है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली विधानसभा सीट की, गाजियाबाद सीट की। जी हां, गाजियाबाद सीट पर बीजेपी के अतुल गर्ग का गठबंधन प्रत्याशी विशाल वर्मा जाटव के साथ मुकाबला, यहां पर कड़ी टक्कर ये देते हुए, और इस तरह से यहां पर ये 2 चेहरे आपके सामने, अतुल गर्ग वर्सेस विशाल वर्मा जाटव। ये 2 चेहरे, बड़े चेहरे, बीजेपी की तरफ से अतुल गर्ग, इस तरह से अतुल गर्ग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिल रहा है। इस विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में इस बार क्या होगा, सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई है। अतुल गर्ग भी लगातार हर संभव तरीके से यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए, और विशाल वर्मा जाटव की कोशिश उन्हें कड़ी टक्कर देने की। गाजियाबाद विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी।
इस बार गाजियाबाद विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गाजियाबाद सीट पर पार्टियों ने किन किन चेहरों पर अपना दांव खेला है। ये 4 चेहरे आपके सामने। बीजेपी ने अतुल गर्ग पर, विशाल वर्मा जाटव समाजवादी पार्टी ने इन्हें उतारा, सुशांत गोयल कांग्रेस की तरफ से और के शुक्ला बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी। ये 4 चेहरे आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं 2012 और 2017 में गाजियाबाद सीट पर किसे जीत नसीब हुई थी। 2017 में बीजेपी के अतुल गर्ग, जिन्होंने यहां पर बीजेपी का परचम लहराया था, जीत अपने नाम की थी और इसीलिए अब उनके लिए ये प्रतिष्ठा की सीट। बीएसपी के सुरेश बंसल को अतुल गर्ग ने साल 2017 में 70,000 वोटों से हरा दिया था। 2012 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीएसपी के सुरेश बंसल ने 2012 में जीत दर्ज की और बसपा का परचम उस समय लहराया था यहां इस सीट पर गाजियाबाद में। बीजेपी को अतुल गर्ग को बीजेपी के 12,000 वोटों से उन्होंने हरा दिया था 2012 में, लेकिन 2017 में अतुल गर्ग ने जबरदस्त वापसी की। मोदी लहर का उसे क्रेडिट भी दिया जा सकता है। और इस तरह से हमारे साथ खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए एसएन द्विवेदी साहब, गाजियाबाद में फिलहाल किसकी ताल टुकती हुई नजर आ रही है, कौन कितना पानी में दिखाई दे रहा है? शिल्पा देखो, जैसे कि पहले भी बात हुई यहाँ पे बैठ के, जैसे नोएडा सीट की बात हुई इसके पहले, तो नोएडा सीट को देखिए जो राजनीति में शब्द इस्तेमाल होता है कि कौन सी सीट किसका गढ़ है, तो गाजियाबाद हो या फिर नोएडा सीट हो, ये दोनों ना बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं। बहुत ही सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिहाज से भी, कि बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट है। गाजियाबाद भी हमेशा माना जाता है। देखिए वो जो अर्बन वोटर की बात हो रही थी, गाजियाबाद में भी वो फैक्टर काम करता है। गाजियाबाद में चूंकि सोसाइटीज हैं, वहाँ पे भी लोग, बाहर के लोग, काफी सारे लोग रह रहे हैं और वो बीजेपी की अपनी एक पुरानी सीट है, तो बीजेपी का जो वहाँ पे स्थिति है वो ज्यादा मजबूत नजर आती है। इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दों की बात हो रही है, देखिए वो जाहिर सी बात है, वो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा शायद इस चुनाव में पूरे यूपी के अंदर देखने को मिलेगा। वो गाजियाबाद सीट भी उससे कोई अछूती नहीं रहेगी। लेकिन बस बात यह है कि अब मार्जिन कितना रहता है बीजेपी की सीट जीतने का, सबकी निगाहें इस पर होंगी। बाकी तो गढ़ है बीजेपी का, तो बीजेपी के लिए कोई ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता है कि सीट बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है, कुछ खास यहाँ पर होने नहीं वाली। और एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं, देखिए जो सुरेश बंसल जी हैं या दूसरे लोग जो वहाँ खड़े हुए हैं, के शर्मा खड़े हुए हैं, ये सारे अपने अपने दल, जो नेटिव दल है उनको छोड़ के आए हुए हैं। जो कांग्रेस ने बंसल को टिकट दिया है, तो पहले बीएसपी में थे, उनके फादर उनके बीएसपी में रहे, तो ये सारे जो दल है दल बदल के यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के अपने प्रत्याशी हैं, तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा इसका फायदा मिलेगा कि कोई अपने शुरुआत से एक ही पार्टी में है और गढ़ तो है बीजेपी का, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत बीजेपी को होने वाली है। अखिलेश मिश्र, देखिए शिल्पा, यहाँ पे भी जो इक्वेशन है ना, सब किसी का अपना अपना इक्वेशन है। अब दलित कैंडिडेट खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने, ये सोचते हुए कि वो दलित वोट लेकर के हमारा मुस्लिम, यादव और ओबीसी का इक्वेशन हो जाएगा तो हो जाएगा। दलित ने ब्राह्मण को टिकट दिया है कि अगर वो ब्राह्मण ले आएगा तो हमारा दलित उसके साथ वोट बैंक फिक्स है, तो ये मत मानिए। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, कांग्रेस यहाँ से सुरेंद्र गोयल एमपी रहे हैं, उनके एमएलए रहे हैं, तो कांग्रेस भी यहाँ पे जीत दर्ज करती रही है। तो ये भी देखिए, सुरेंद्र कुमार मुन्नी यहाँ पे ब्राह्मण एक बड़ा वर्ग है, उसके उपचुनाव में जीते हुए हैं। तो ये जो सारी पार्टियां हैं, दरअसल वो अपने अपने इक्वेशन को बैठाकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। भले ऊपर से कहें कि हमारा गढ़ है, स्ट्रांग गढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो लीथल कॉम्बो तभी बन पाता है जब गढ़ के साथ जाति इक्वेशन का फार्मूला उसमें पूरा तौर पे फिट बैठता है। तो ये एक फिट बैठाने की कोशिश की गई है। जरूर समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट पे थोड़ा मुश्किल ये था कि जिसको टिकट देना चाहते थे वो बहुत ज्यादा बीमार थे और चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, और इसीलिए वो अंतिम समय टिकट बदलना पड़ा। मेरा एक सवाल इनसे रहेगा सुनील भाई से। सुनील भाई, एक चीज आपको नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिकली, चाहे नोएडा की हम बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, ये अर्बन सीट्स है, कहीं ना कहीं बीजेपी का, जैसा बता रहे थे द्विवेदी जी, बीजेपी इसे अपनी सेफ सीट मानती है। एक स्ट्रेटेजी के तौर पर, चूंकि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में अलायंस की बात चली थी, आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में अच्छा कर रही है। आप देखिए उत्तराखंड तक में खबर आ रही है कि वो कुछ सीटें जीत सकती है, पंजाब में सरकार बनाने की जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, गोवा में वो खाता खोलने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या एक स्ट्रेटेजी के तौर पर विपक्ष की कमी रह गई कि नोएडा, गाजियाबाद जैसी सीटों पर आम आदमी पार्टी को प्रमोट किया जा सकता था, उनके कैंडिडेट्स होते तो शायद बेहतर तरीके से विपक्ष लड़ पाता। ये देखो, जिस तरीके से आप पार्टी ने शुरू से जब चर्चाएं होने लगी कि विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, तो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी मुझे लगता है कि आप पार्टी ने नहीं की।
वो समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन में हम जाएंगे और एक लिमिटेड 30-40 सीटें ऐसी होंगी जो हमारे मनमर्जी से मिलेगी और उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ जो बातें नहीं बन पाई और सबसे पहली लिस्ट इस विधानसभा में जारी की तो आप पार्टी ने जारी की और वो एक दबाव बनाने का प्रयास था कि कहीं ना कहीं हम झुकने वाले नहीं हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हमने और आपने समझी और देखी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का दबाव में ना आना और एक अलग थलग करना और समय की कमी रहना, फिर इतना समय नहीं था कि आप अपने संगठन को मजबूत कर पाते। मेरी प्रभारी यहाँ ठाकुर साहब से बात हुई कई बार, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम गठबंधन में लड़ेंगे और कुछ चीज़ें, कुछ सीटों का उन्होंने जिक्र भी किया था कि इन सीटों पे हम चुनाव लड़के मुझे लगता है कि 20-30 सीटें हम विधानसभा में निकाल लेंगे। उस तरीके की तैयारी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने उनको धराशायी कर दिया। तो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है कि दिल्ली में जहां सरकार है, बिल्कुल। 70 में से 67 विधायक जिस पार्टी के जीते हो, नोएडा और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, जो दिल्ली और गाजियाबाद और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, फिर भी अगर हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, इससे पता चलता है कि आखिर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के तौर पर आम आदमी पार्टी में कुछ बहुत बड़ी चूक की है। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल जो तैयारी चल रही थी उनकी, वो गठबंधन में जाकर के और जिस तरीके का माहौल था, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी दबाव में आकर के कुछ सीटें इनको दे देगी, ये सब रणनीति थी। लेकिन जो एडवाइजर समाजवादी पार्टी के रहे होंगे, मुझे लगता है कि इस बात को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। और रही यहाँ गाजियाबाद की, तो आपने देखा होगा कि अतुल गर्ग साहब के आवास पर कोरोना काल के तहत मुझे लगता है दर्जनों धरने हुए। दर्जनों धरने होने के बाद जनता जब धरने पर बार बार बैठी और देखा कि स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो अतुल गर्ग साहब ने एक बार तो शायद लाठीचार्ज भी कराया, कई बार गेट बंद मिले उनको। दूसरा, के शुक्ला जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के उपाध्यक्ष हैं गाजियाबाद के। उन्होंने पार्टी से हटके बहुजन समाज पार्टी में जाके टिकट लिया, क्योंकि संगठन ने उनसे कहा था कि इस बार टिकट आपको दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मौर्य जी का जाना और वो जिन सीटों को लगता है कि बदलना चाह रही थी भाजपा, उन सीटों का बदलाव न हो करके गर्ग साहब को मिलकर, लेकिन तमाम चर्चाएं थी कि गर्ग साहब की टिकट कटेगी। तो आज के शुक्ला साहब कहाँ चले गए? बहुजन समाज पार्टी में। और जब विश्वस्त सूत्रों की मैं बात करूं, जब योगी जी साहब जब गाजियाबाद आए थे, तो शुक्ला साहब की बंद कमरे में योगी जी से मीटिंग भी हुई और उन्होंने कहा कि अगला मेयर का चुनाव हम आपको लड़ाएंगे, उस पर वो तैयार नहीं हुए। तो ये सब जो रणनीति थी कि एक लगता है मुझे 10 से 15 हजार वोट ऐसे हैं जहां के शुक्ला साहब का बीजेपी के वोटरों पर प्रभाव है, तो ये भी मायने रखेगा। केपी मलिक जी, अतुल गर्ग की टिकट तो बच गई, लेकिन उनकी जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्या वो बच पाएगी? देखिए, मेरा है कि गाजियाबाद की जो परंपरागत सीट है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत सेफ सीट है। और मैं कुणाल जी से इत्तेफाक रखता हूं कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन को विस्तार करते हुए आम आदमी पार्टी को कम से कम जो दिल्ली के आसपास का एरिया है वहां पे गठबंधन उस प्रकार का करना चाहिए था। लेकिन हम दूसरी ओर ये भी देखते हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी ने ये रणनीति अपनाई हो कि एक और राजनीतिक दल को हम मजबूती प्रदान कर दें उत्तर प्रदेश में, और बाद में हमारे लिए दिक्कत साबित हो सकता है, ये सोच के उन्होंने ना किया हो। लेकिन इसका नुकसान जो है गठबंधन को होगा, क्योंकि ये जो शहरी एरिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी भी मजबूती के साथ है। जितनी कमजोर उसको होना चाहिए, हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, इतनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी शहरों में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और बात हो यहाँ पर जिक्र हुआ आम आदमी पार्टी, थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से वो गढ़ नहीं है, क्योंकि 2012 में वो बहुजन समाज पार्टी की सीटें नहीं हैं। और साहिबाबाद सीट थी, सुनील शर्मा जब बहुजन समाज पार्टी से जीते तो सबसे बड़ी जीत, प्रदेश की सबसे बड़ी जीत वहां से थी। और गर्ग साहब से पहले भी बंसल साहब थे, वो भी बहुजन समाज पार्टी की सीट थी। तो 2017 में केवल इनको मिला है। हाँ, लेकिन शहरी उस समय बीजेपी ये फोर्स नहीं थी जो 2014 के बाद की बीजेपी और 2014 से पहले की बीजेपी दोनों अलग है। लेकिन वो गढ़ नहीं हो सकता ना, यदि आप उसमें 2012 में चुनाव हारे हैं और 2017 में आकर के आप जीते हैं। 2014 के बाद तो खैर सारी रणनीति पश्चिम की देखा ही है आपने। 2014, 17 और 19 में पूर्ण बहुमत पश्चिम से उनको मिला और लगभग 90% सीटें जीती हैं। वो एक माहौल था, लेकिन माहौल से पहले की गढ़ का मतलब सुनील भाई, गढ़ का मतलब ये नहीं कि आप विधानसभा में कितनी सीटें जीत रहे हैं, आप ये भी देखिए कि लोकसभा कितने बार आवाज जीत रहे हैं। वो राजनाथ सिंह की सीट रही है, वो वहां से आपके एमपी हमेशा बीजेपी के रहे हैं काफी समय से। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो बहुत ज्यादा कमजोर। दूसरी एक बात और होती है, गढ़ इसलिए कहा जाता है कि अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं कहूंगा कि अखिलेश जी जानते हैं, हम और अखिलेश जब पहली बार राजनाथ जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो ये मान के बैठे हुए थे, राजल्डी के साथ उनका गठबंधन था कि मैं चुनाव हार रहा हूँ और जाटों ने हमें वोट नहीं दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नाते
और जाट होने के नाते, जाट का गठबंधन होने के नाते राजनाथ सिंह बहुत अच्छे वोटों से लोकसभा का चुनाव वहां से जीते थे। ठीक तो है सर। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत मजबूत सब जगहों पे नहीं थी, लेकिन पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी इस एरिया में मजबूत हुई है, ये हमें मानना और- पड़ेगा। शिल्पा, बस एक चीज, ये गढ़ इसलिए कहा जाता है कि जनरली इन सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था पिछली बार। जो गैप है वो 30% का है। अब एक चुनाव में 30% जो सेकंड आया और फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप है वो 30% के आसपास का है। बहुत मुश्किल हो इसलिए जाता है एक आपसे चुनाव में पार नहीं, पाना। सिर्फ ये जो कह रहे हैं सुनील जी ने जो कहा, गढ़ वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सुनील जी, क्योंकि बीके सिंह आते हैं अननोन चेहरा और सबसे लार्जेस्ट मार्जिन बिल्कुल से सही जीतते बात है। हैं बिल्कुल तो सही वो इसका मतलब है ना कि वो कैंडिडेट को ज्यादा कैंडिडेट को अहमियत वोट नहीं ना दे रहे मिलके हैं, कमल को वोट वोट दे रहे मिलता हैं। है। अब बात होगी शामली जिले की कैराना सीट की। जी हाँ, इस सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाकर भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने इस सीट को खास बना दिया था। बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को इस सीट से टिकट देकर इस मुद्दे को और हवा देने का ही काम किया। यहां से 7 बार के विधायक रहे हुकुम सिंह ने बेटी को टिकट दिलाकर अपने साथ साथ इस सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। खास बात यह है कि बेटी के सामने उनके ही परिवार के अनिल चौहान मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं। अनिल चौहान ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। सपा ने यहां से मौजूदा विधायक नाहिद हसन पर ही दूसरी बार भी विश्वास जताया है। तो ये 4 चेहरे आपके सामने, मृगांका सिंह, नाहिद हसन, अखलाक और राजेंद्र उपाध्याय। कैराना सीट पर बीजेपी और सपा के बीच नाक की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कैराना से ही डोर टू डोर चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। इस सीट पर बीजेपी की मृगांका सिंह और सपा के नाहिद हसन के बीच सीधी सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। नाहिद हसन जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। मृगांका सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हुकुम सिंह की बेटी है। अच्छा खासा वर्चस्व उनका, उनके परिवार का यहां इस सीट पर, यहां के लोगों पर। 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कैराना सीट पर किसे मिली थी जीत, आइए अब उस पर करते हैं बात। ये रहा आंकड़ा आपके सामने, ये ग्राफिक्स के माध्यम से 2017 में समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने ही जीत दर्ज की थी। मौजूदा विधायक यहाँ के बीजेपी की मृगांका सिंह को नाहिद हसन ने 21,162 वोटों से हरा दिया था 2017 में। सोचिए, मोदी लहर के बावजूद यहां पर बीजेपी की मृगांका सिंह नहीं जीत पाई, लेकिन 2012 में बीजेपी का ही परचम लहराया था। बीएसपी के अनवर हसन को 19,000 वोटों से हरा दिया गया था। और हमारे साथ लगातार एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए अखिलेश मिश्र, कैराना और इसका जिन जो चुनाव के समय एक बार फिर से बाहर आ गया, यहां पर समीकरण किस तरफ इशारा करते हुए क्या लग रहा है? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने यही से शुरुआत की थी सर। नहीं, चाणक्य ने शुरुआत की, उसके पहले देखिए पूरी सूची में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो नाहिद हसन को लेकर किया। और ठीक है, वो आरोप लगे हुए हैं, अगर चुनाव आयोग समझेगा, कोर्ट समझेगा तो चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन आपने उसको एक मुद्दा बनाया। बीजेपी के जो आपने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करते हैं कैराना से, तो निश्चित तौर पे वो एक ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर पलायन रोकना है, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, वर्ग विशेष से रक्षा करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी ही आपके साथ आने वाली है। और इसी नैरेटिव पे उनको लगता है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर वो हम बिल्डअप कर लेते हैं तो शायद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव हम एक निर्णायक मोड़ पे ला सकते हैं। और इसी को लेकर के देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, अगर पश्चिम में आप किसी से बात करेंगे तो वो अमित शाह जी की बात को, योगी आदित्यनाथ की बात को दोहराते ही दिखाई देंगे। और उनको लगता है कि कैराना आज भी उनके लिए एक हॉट केक है। हालांकि इस बात को नहीं कहते हैं कि बाद में फिर हुकुम सिंह ने ये कहा था कि नहीं, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, उसमें पलायन जैसा कोई ऐसा चीज नहीं थी। लेकिन बीजेपी आज भी उसको एक बहुत हॉट केक समझती है और उसे लगता है कि वो एक इशू है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे से उसके वोट बैंक को हासिल किया जाता है। बीजेपी जिसे हॉट केक समझ रही है, संदीप द्विवेदी जी, क्या वो आउटडेटेड हो चुका है मसला, या फिर लोग अभी भी कनेक्ट करेंगे और उसी के दम पर बीजेपी इस पिच पर खेलती हुई? शिल्पा देखिए, ये हमको समझना बड़ा जरूरी है कि जब भी चुनाव होते हैं तो खासतौर से हिंदी बेल्ट के अंदर या और भी कहीं हम जगह पे देखें, हम आज की तारीख में विकास की तमाम बातें कर लें, हम दूसरी बातें कर लें, लेकिन हमारा चुनाव होता है जब हम मतदान करने के लिए जाते हैं तो वहां पे अपनी जात और अपना धर्म शायद सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। इसलिए कैराना जो है, कैराना एक एक्सपेरिमेंट है बीजेपी की, जो बीजेपी ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी 2017 के चुनाव में भी। हाँ। कि उस तरह से तो मुझे लगता है नहीं कि कैराना का जो मुद्दा है वो शायद लोग वहां पे इतनी जल्दी भूल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप एक चीज देखिए, आप वेस्टर्न यूपी में सभी लोग बैठे हुए हैं,
जाट और जो दूसरा जिसके लिए पलायन हुआ था मुसलमान जो वोट बैंक है, ये साथ आना आज भी बड़ा मुश्किल है। इसके लिए चाहे जितने भी लोग समीकरण समझा रहे हो वहां बैठ के, लेकिन अभी जो अंदरूनी जो स्थिति है वो शायद जाट और मुसलमान एक होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आरएलडी और सपा का जो गठबंधन वो कितना रंग दिखा पाएगा, कितनी सीटें जीत पाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज क्या है, आज की तारीख में देखिए, अब जहां पे भी 2 मुसलमान है वहां पे वोट कटेगा। शायद नाहिद हसन के लिए सीट थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वहां पे दूसरे कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखा है। तो शायद एक कैराना की सीट इस बार शायद कुछ खुशखबरी दे जाए बीजेपी को, मृगांका को। शिल्पा, एक सवाल हम अपने गेस्ट केपी मलिक से पूछ सकते हैं। मलिक साहब, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां द्विवेदी जी ने छोड़ा है। एक गठबंधन बनाया गया है जो 2017 में जो मुजफ्फरनगर दंगा था उसके बाद जिस तरीके से पोलराइजेशन हुआ उसको काउंटर करने के लिए इस बार जाट मुस्लिम एकता की बात हो रही है, मगर कई ऐसी सीटों पर लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है गठबंधन का, क्या वहां पर यह गठबंधन काम कर रहा है? क्या जाट वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे रहा है गठबंधन का? यह 100% का सवाल है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर कोई पूछ रहा है। क्या एमजे फैक्टर काम करेगा? जहां पर जाट लड़ रहा है या जहां कोई और है वहां तो समझ में आ रहा है। हाँ। कुणाल जी, देखिए, इस पे मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि मेरी विधानसभा सीट है। पहले कैराना सीट होती थी, शामली भी इसी के अंदर आता था, लेकिन नए परिसीमन में शामली अलग विधानसभा बन गई है और इस पे से जाट ज्यादा तादाद में कट गया है और शामली शहर का वोटर कट गया है। जो हम बाबू हुकुम सिंह की बात करते हैं, वो लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे हैं। उनको होता क्या था कि एक तो उनको शामली का 70% वोट मिलता था, कांग्रेस में वो थे पहले, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो शहरी वोट उनको मिलता था और उनको गुजरों का वोट मिलता था और थोड़ा सा तड़का उसमें जाट लगा देते थे तो हुकुम सिंह जी जीत जाते थे। जब राष्ट्रीय लोकदल का और मुनव्वर हसन समाजवादी में रहे, एक बार शायद वो मायावती जी के साथ भी रहे, तो तब जाट का और मुसलमान का मेल होता था। तब जो है मुनव्वर हसन चुनाव जीतते रहे, वो यहाँ से लोकसभा विधानसभा तमाम उसमें रहे हैं। और मुनव्वर हसन की मौत के बाद उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव जीती थी और जाट और मुसलमान का गठबंधन होने के बाद ही वो चुनाव जीती थी। उससे आप बिल्कुल ताजा तरीन अगर बात करेंगे 2018 के जो बाई इलेक्शन हुए थे बाबू हुकुम सिंह की मौत के बाद, तो उसमें गठबंधन की प्रत्याशी थी वो मुनव्वर हसन की वाइफ और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ी थी और वो समाजवादी की थी और चुनाव जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में जाटों ने 91% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे जाटों ने वोट दे दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की लोकसभा की सीट आना बड़ी बात है। इसके बाद अगर हम अभी की बात करें, नाहिद हसन की बात करें या मरगाना की बात करें, अभी क्या है कि कैराना सीट जो है उसमें छोटा सा, कैराना शहर बहुत छोटा सा शहर है, अब वो शहर आ गया है, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और दूसरा जो बड़ा फैक्टर वहां पे गुजर है और तीसरा फैक्टर जो सैनी है, तो जाट बहुत कम है वहां पे। जाट इसको फैक्टर नहीं है इस सीट पे। तो इसमें होता क्या है कि जब मुसलमान और दलित मिलता है तब तक वहां पे नाहिद हसन जीतते हैं और अगर गुजर और शहर और दलित आ जाए तो तब तक वहां पे जो है मरगांगा या हुकुम सिंह जीत सकते हैं। वो सिचुएशन मुझे हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी क्या है, गठबंधन नाहिद हसन के पक्ष में, नाहिद हसन गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम गुजर और सैनी बाकी लोग जो है वो सब नाहिद हसन की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे अखिलेश की सरकार में कई सारी चीजें हुई। 2013 का दंगा तो जो था उस समय पे वहां पे कई घटनाएं हुई, उसके बावजूद लगातार नाहिद हसन का वहां से चुनाव जीतना जताता है कि वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए, हुकुम सिंह का अपना एक अलग उनका ऑरा था, अलग उनका एक सिस्टम था, उनको गुजर और दूसरे लोग मानते थे। मरगांगा सिंह में वो बात नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पे तमाम जो है योगी जी भी जाते हैं, पलायन के मुद्दे को गरमाने की कोशिश करते हैं, 2013 का दंगा याद दिलाते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ वहीं जाते हैं सबसे पहले। तो आपको देखना होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सीट समाजवादी पार्टी के लिए है। जिस फैक्टर का कुणाल जी ने जिक्र किया, ऐसे में बागपत विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस सीट की अगर हम बात करें, भाजपा से योगेश थामा के खिलाफ अहमद हमीद है, तो यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जाट ठीक है, अगर एक तरफ आरएलडी के साथ जाना चाहेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम प्रत्याशी होगा तो क्या तब भी जाएगा?
देखिए, अगर आप बागपत सीट की बात करते हैं तो बागपत में जो कोकब हमीद थे वो लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, कई बार मुलायम सिंह की सरकार में भी वो मंत्री रहे और लंबे समय तक रहे। उन्हीं के बेटे जो है अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, जाट जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 91% जाट गया था, इस बार वो गठबंधन के लोगों को वोट देगा क्योंकि वो किसान का मैटर भी आता है ना। और जिस प्रकार से जो खाई 2013 में किसान मुसलमानों के और जाटों के बीच में थी, वो मैं खत्म हो गई खाई ये नहीं कहूंगा, लेकिन काफी जो है बर्फ पिघली है और काफी उसमें लोग आए हैं। पिघली है लेकिन जख्म अभी भी बाकी है। ठीक है द्विवेदी जी, आपका छोटा सा क्विक रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ना। नहीं, मेरा जो प्रश्न था मलिक जी आपके साथ भी था, जैसे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, ये अकेले हम एक सीट की अगर पर्टिकुलर बात ना करें, अगर हम बाकी पूरे 11 जिले की बात करें जहाँ पे 58 सीटें हैं और जहाँ पे 17% जाट है और मेरे ख्याल से 25 से 35% तक मुसलमान होता है। देखिए, ये इन दो के कॉम्बिनेशन के बिना यहाँ से कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कर सकती। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि बीजेपी ने यहाँ से 53 सीटें जीती थी, वो जाटों के एक मुस्लिम का उसका वोट पड़ गया था और जो ध्रुवीकरण हुआ था उसके चलते शायद बीजेपी को यहाँ से फायदा हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में क्या इतनी जल्दी वो घाव भर जाएंगे या उसकी कोई टीस बाकी रह जाएगी जो कि कुछ बदलाव ला सकती है परिणामों में? मेरा मानना ये है कि बहुत बड़ी कोई घटना उस तरह की हो गई है कि मुसलमान और जाट एक साथ मिल जाए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो किसानों का आंदोलन 13 महीने दिल्ली में चला है और उससे कहीं ना कहीं नाराज किसान है, उसमें जाट भी किसान है, सैनी भी किसान है, त्यागी भी किसान है, मुसलमान भी किसान है, तो वो किसान के रूप में आ गया है। और उसकी एक बानगी आपने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में किसान सम्मेलन में देखी थी, जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे थे। तो इसको मोटा मोटी मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता 100% खत्म हो गई है। एक मेरा बहुत छोटा प्रश्न है, तक बर्फ पिघली, मेरा ही मानना है। मलिक जी, मेरा बड़ा छोटा प्रश्न है, इस पूरी बेल्ट में राकेश टिकैत का फैक्टर कितना काम करेगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, कुछ फैक्टर नहीं करेगा। राकेश टिकैत हो या महेंद्र सिंह टिकैत हो, राजनीति में उनका प्रभाव कभी बहुत ज्यादा नहीं रहा है। उनकी अपनी एक सीट है, पुराना सीट, उस पर थोड़ा फैक्टर उनका। लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद क्या चीजें परिवर्तित हुई है सर, महसूस हो रहा है? जी, आपको दोबारा बताइए। किसान आंदोलन के बाद क्या चीजें बदली हैं? नहीं, किसान आंदोलन के पास इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीजें बदली हैं। जो किसान है, खासकर जाट है, वो बीजेपी से बिल्कुल विमुख हो गया है। जिसने 91% पिछले चुनाव में दिया था और एकाएक जो है अब 90% वो विमुख हो गया, तो ये तो बदलाव है। ठीक है, ऐसे में इस बार क्या होगा उसके लिए करना होगा इंतजार। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल हमें बढ़ना होगा आगे। अब बात करेंगे अगली सीट की। ऐतिहासिक चर्च के लिए दुनिया में मशहूर वेस्ट यूपी की सरधना विधानसभा सीट 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सबसे चर्चित सीट की श्रेणी में गिनी जाने लगी। यहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम 2 बार से चुनावी फतह कर विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। इस बार बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन के बाद बने नए समीकरण क्या अब संगीत सोम हैट्रिक लगा पाएंगे? इस सीट पर इस बार दिलचस्प चुनावी जंग देखने को मिल रही है। गठबंधन से सपा के कैंडिडेट अतुल प्रधान का सियासी चक्रव्यूह भी काफी मजबूत आंका जा रहा है। हर चुनाव में कमजोर आंकी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने यहां से संजीव थामा को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने भी इस सीट से 1980 में विधायक रहे सैयद जकीउद्दीन के बेटे रेहान उद्दीन का हाथ यहां पर थामते हुए आगे बढ़े हैं। अब ये 4 प्रमुख चेहरे आपके सामने, और सरधना सीट की यहां पर बात हो रही है। सरधना सीट पर बीजेपी के संगीत सोम का सपा के अतुल प्रधान के साथ सीधा मुकाबला है। संगीत सोम इस सीट पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। ऐसे में हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। अखिलेश मिश्र, हैट्रिक लगाने की तैयारी तो है, लेकिन लग पाएगी? माहौल क्या कहता है सर, क्या किस तरफ इशारा? सरधना बहुत टफ है, हॉट सीट है जो आपने चुना है, और वहाँ पे पूरे चुनाव को जो जिस ढंग से लड़ने की कोशिश की जा रही है, जरूर आप बात करेंगे हिंदू मुसलमान की या उपलब्धियों की, विकास की, लेकिन सारा आंकड़ा जो है वो जाति के इर्द गिर्द बुना हुआ है। अगर वहां पे नारा दिया जाता है हाँ कोई बाहुबली, लोकल जो कैंडिडेट है ना वो अपनी सुविधा के लिए नारे बनाए हैं। उन्होंने वहां कहा कि कोई बाहुबली नहीं, यहाँ सिर्फ जय बजरंग बली। ठीक है, तो वो इसलिए दिया है कि उनको लगता है कि अतुल प्रधान जो गुर्जर
कम्युनिटी से आते हैं, उनके वोट बैंक में हम कहीं सेंध लगा सके। लेकिन शिल्पा, मैं फिर कहूंगा कि सरधना एक ऐसी सीट है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें हैं, बहुत जो जितना वो आसानी से पिछली बार जीत गए थे वो है नहीं, और जो और कैंडिडेट हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें राजनीति के गणित में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता है, कई बार 2 ऋण 2 भी 4 हो जाते हैं। तो जो दूसरे कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के आए हैं वो भी अहम है, और वो कहीं जो मेन लोग लड़ रहे हैं इनका खेल अंत में वो बिगाड़ देते हैं। जी ठीक है, कौशिक साहब आपको क्या लगता है? नहीं देखो, मैं जब वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ 2019 में, तो सारे लोग 2+2 वाली बात कर रहे थे जो अभी अखिलेश जी ने कहा, लेकिन वो हुआ नहीं। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही और 2012 के बाद जब समाजवादी पार्टी, तो उनके बीच दंगे नहीं हुए, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा टकराव था, छोटे छोटे मुकदमे लिखे गए थे, 3-1-10 के मुकदमे लिखे गए थे, और 3-1-10 के मुकदमे से इतनी खाई दोनों समुदायों के बीच हो गई थी कि गठबंधन उनको पाट नहीं पाया। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पश्चिम में 2013 में हुआ वो बहुत जल्दी से कार्यकर्ताओं के बीच की जो स्थिति है, वहां पे जो वोटर की स्थिति है वो पट पाएगी, क्योंकि जो मुस्लिम और जो जाट समुदाय के जो बीच हुआ, मुझे लगता है तब किसी भी नेता ने ये नहीं कहा शिल्पा कि किसानों के बीच का दंगा है या किसानों के बीच की लड़ाई है। तब चला था 2013 में हिंदू बनाम मुस्लिम। सवाल ये है कि पट नहीं पाएगी, पटने दी नहीं जाएगी। नहीं, पटने नहीं दी जाएगी। आप उसको समझिए ना, जब मायावती जी के पैर छुए जाते हैं, अखिलेश यादव की पत्नी पैर छूती हैं, तब भी वो वोट डाइवर्ट नहीं कर पाए। यहाँ तो पैर छूने की बात ही नहीं है। और आज जो वीडियो आ रहे हैं कि हम भूसा भर देंगे, कि हमारी सरकार आने तो हम ये कर देंगे, तो वो चीजें छोटे छोटे, जब आप समुदायों के बीच, कल मेरी बात हुई 15 से 20 जाटों से, वो तैयार नहीं है, घर में झगड़ा हो रहा है उनके। एक जो यूथ है और जो महिलाएं वो बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं, और जो वहां घर के मुखिया हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो लोक दल के साथ जाना चाहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, आज की स्थिति में जब परसों चुनाव है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहली बार पश्चिम का वोटर असमंजस की स्थिति में है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जाट जिसके साथ जाता है खुल के जाता है, खुल के कहता है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो ये समझ नहीं पा रहा है कि गठबंधन को देना है। कई बार इतना भी उन्होंने बोला कि मुस्लिम प्रत्याशी जीत गया, समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, तो हम उसके दरवाजे पे कैसे जाएंगे, हम अपनी मांगे कैसे रखेंगे उनके सामने। कुणाल जी, सबसे महत्वपूर्ण क्या दिखाई दे रहा है, क्या कौन सी बड़ी वजह? मुझे अगर आप इस सीट के बारे में पूछिए तो 2-3 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है। संगीत सोम को अगर आप देखिए तो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वो एक हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है सरदना बीजेपी के लिए कोई एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है हिंदुत्व का। वो सोच रहे हैं कि जो पोलराइजेशन जो है अगर वो यहाँ होता है तो एडवांटेज में रहते हैं उनका। अगर अतुल प्रधान की बात करें, 2-3 चीज़ें उनके पक्ष में जाती है। अगर जिस बेस पे गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जातीय समीकरण अगर वो चल जाता है तो अतुल प्रधान को एडवांटेज है। एक अतुल प्रधान को एडवांटेज ये हो सकता है कि एक कैंडिडेट की भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार की होती है केंद्र यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की भी एक एंटी इनकम्बेंसी होगी जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। क्योंकि उनका कद थोड़ा बड़ा हो गया था, लोगों को लगता था कि थोड़े वो एरोगेंट हो गए हाल के दिनों में। अतुल प्रधान जुड़े रहे उस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों के पास अपने अपने मुद्दे हैं जो एडवांटेज के। मगर देखना ये होगा कि बीजेपी का पोलराइजेशन अगर चलता है, जो हिंदुत्व बॉय का जो पोस्टर बॉय है, अगर वो उसको कैश कर लेते हैं तो एडवांटेज में रहते हैं। और अगर कहीं कैंडिडेट के एंटी इनकम्बेंसी को और जातीय समीकरण को साध लेते हैं तो अतुल प्रधान। आपको क्या लगता है? अच्छा कुणाल जी, देखिए अभी जो बात चल रही थी कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते, 2-2 भी 4 होते हैं। देखिए राजनीति को समझने के लिए बड़ा जरूरी हमको ये समझना है कि राजनीति में कभी भी गणित नहीं चलती, राजनीति में केमिस्ट्री बड़ी महत्वपूर्ण है। एकदम कि आप कितने मजबूत हैं, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनकी केमिस्ट्री क्या है। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी हमको समझना है कि भाई ठीक है कि रालोद गठबंधन हो गया एसपी के साथ, एक बीजेपी गठबंधन, एक बीजेपी के अपने प्रत्याशी हो गए, उनके सामने बीएसपी और कांग्रेस ने भी कैसे उतार रखे, वो आखिर वो कितना वोट काट रहे हैं, वो किस पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं, हमको ये भी समझना बड़ा जरूरी है। तो सरधना जो सीट है, मुझे लगता है कि शायद संगीत सोम दोहरा पाए अपने इतिहास को, मुझे ऐसा लगता है। नहीं द्विवेदी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कुल 4% जाट है, लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप बात करते हैं 136 सीटों की, तो यहाँ पे जाट 17% हो जाता है। ओवरऑल 22% लोग कंटिन्यू करते हैं कि मुसलमान है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम 136 सीटों पे 27% है। तो अगर दोनों को आप मिला देते हैं तो भी 44% होता है, 44% होता है। अगर इनके अगेंस्ट पोलराइजेशन हो जाएगा तो फिर ये जाट मुसलमान का क्वेश्चन भी नहीं रहता है। डॉक्टर सुनील जी, आपसे यही सवाल पूछते हैं जो अखिलेश जी ने बोला है। हमने कई चुनावों में ये देखा है कि पोलराइजेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि काउंटर पोलराइजेशन भी होता है।
अगर बहुत एग्रेसिव कोई कम्युनिटीज अगर किसी के साथ रैली कर रही है तो उसके अगेंस्ट में जो छोटी छोटी जातियां होती है वो गोलबंद हो जाती है। गांव अगर जाट बहुल्य है, वहां जाट अगर एग्रेसिवली बहुत ज्यादा किसी के लिए अप्रोच करा है तो उस गांव में और छोटी छोटी जातियां होती है, वो काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। क्या आपको लगता है कि एक डर महागठबंधन के साथ, ये जो गठबंधन यूपी में बना इसके साथ होगा कि जितना ज्यादा मुस्लिम और जाट पोलराइजेशन की बात हो रही है, कहीं उसका काउंटर इफेक्ट ये ना हो कि जो बाकी तमाम जातियां हैं छोटी छोटी, चाहे ब्राह्मण हो, त्यागी हो, ये तमाम हैं, इनका काउंटर पोलराइजेशन उनके अगेंस्ट होगा? मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्रिया की प्रतिक्रिया वाला, वो यहाँ लागू होता कि नहीं होता है? नहीं, देखो, जहाँ हम छोटे समुदाय के बीच जाएंगे तो मुझे लगता है जब ग्रामीण परिवेश में हम लोग जाते हैं और देखते हैं तो वो छोटे छोटे जो समुदाय होते हैं उनके ऊपर भी एक वर्चस्व रहता है। वो किनका उनको संरक्षण मिल रहा है, कौन सी जाति का संरक्षण मिल रहा है। जैसे आप इटावा की तरफ आप जाके बढ़ेंगे तो जो छोटा छोटा समुदाय ओबीसी का है वहाँ यादवों का वर्चस्व है, वहाँ पे वो यादवों का वहाँ चलता है। थोड़ा सा आप आगे फिरोजाबाद की तरफ इधर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा 9 सीट की, हम आगरा की बात करेंगे तो जाटव और मुसलमान का आप देखेंगे स्थिति, तो जब बीच का झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ सवर्ण जो स्थिति है वो वर्चस्व देता है। तो ये मायने रखता है कि जहां भी जो छोटा समुदाय है उसके ऊपर संरक्षण किस बात का है, क्योंकि जब चुनाव के बाद जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब थाने तक की बहुत बड़े मामले नहीं है, वो केवल पुलिस को बात करने की बात होती है, दरोगा आ गया, गाड़ी पकड़ ली, मोटरसाइकिल पकड़ ली, हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है, तो वो छोटी छोटी चीजें जो उस वोटर्स की होती हैं वो देखता है कि मेरा नेता कौन है, मुझे कौन इन सब मामलों से छुड़ा पाएगा या मेरा कौन संरक्षण दे पाएगा, ये भी एक मायने रखता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ केपी मलिक साहब भी लगातार जुड़े हुए। मलिक साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, किसका पलड़ा कितना भारी नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है सर? जल्दी से। देखिए शिल्पा, विधानसभा सीट है ये, ठाकुर 24 हम इसको कहते हैं, और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हालांकि बाद में इसको आरएलडी ने एक बार जीत लिया था, बसपा भी यहाँ से रही, लेकिन मेरा मानना है कि 2 बार संगीत सोम इस सीट पे रहे हैं। और जैसा कि कुणाल जी ने भी कहा कि एक एंटी कॉम्बेंसी भी एक नेता की हो जाती है, और लगातार, क्योंकि मैं उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, लगातार खबरें आती है तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए और गुंडागर्दी उनके लोग वहां पे करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोग काफी वहां तरसते हैं। और इस सीट पे क्योंकि ठाकुर ज्यादा है, बाकी सैनी समाज है, मुस्लिम समाज है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोलबंद होके इस बार भारतीय जनता पार्टी और संगीत सोम दोनों को झटका दे सकता है, मेरा ये मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बस इतना ही था। तो कुल मिलाकर 11 जिलों के 58 सीटों पर पहले चरण के तहत 10 फरवरी को चुनाव होने हैं। समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये आपके हाथ बात है, जनता तय करेगी, और उसके लिए करना होगा इंतजार 10 मार्च का। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.